कौन किसकी ताकत से बौखला रहा है, किसको किससे है खतरा। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 17। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और आज के चुनावी चालीसा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और अब अटैक और भी तेज हो रहे हैं, क्योंकि चुनावों के दिन पास पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले यही बात करेंगे कि किस पार्टी के किस नेता ने किस किस पर अटैक किए। अनुराग ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद हमीरपुर से आज पहुंचे थे किश्तवाड़, और उन्होंने किश्तवाड़ जाकर राहुल गांधी पर हमला बोला। डॉक्टर निर्मल सिंह फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू में थे और उन्होंने जम्मू से कश्मीर में प्रचार कर रहे उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया और ये कुर्ता फाड़ नॉमिनेशन रहा उनका। इसकी भी पूरी बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या, और साथ ही साथ कौन कांग्रेस में एडामेंट होकर बैठा है कि मुझे यहीं से लड़ना है, इसकी भी बात करेंगे। और उमर अब्दुल्ला एक की जगह दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, ये भी हम बात करेंगे। तो सारी खबरें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ध्यान से सुनिए और कार्यक्रम को पूरा देखिए और शेयर जरूर करिए। तो सबसे पहले अनुराग ठाकुर थे आज किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ पहुंचकर शगुन परिहार के लिए प्रचार किया। सुनील शर्मा भी साथ थे और सीधा हमला बोल दिया राहुल गांधी पर। यह कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब वो जम्मू कश्मीर में आकर रहेंगे, तो ये डोमिसाइल से ही पॉसिबल हो रहा है, और डोमिसाइल लाया बीजेपी ने यहां से 370 और 35 से हटाकर। तो ऐसे में राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि 70 सालों में कांग्रेस ने आखिर जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, यानी कि कुछ भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरने के साथ साथ अटैक उमर अब्दुल्ला पर भी था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है। वहीं जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह ने और अटैक किया उमर अब्दुल्ला पर, और यह कहा कि शेख अब्दुल्ला के पोते, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे और खुद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अब लोगों से भीख मांग रहे हैं वोट्स की। तो पवन जी, सीधे सीधे दो हमले, अब जैसे से चुनाव पास आ रहे हैं ये हमले बढ़ेंगे, आपको लग रहा है? और इसका फायदा होता है पब्लिक में कि बयानों के बाद काउंटर एलिगेशन और एलिगेशन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी रही है जी कि चुनाव में वो किसी भी नेता के बयान को हल्के में नहीं लेते। अगर वो 5% के हिसाब से कोई ऐसा बयान देगा तो रिप्लाई जो है वो 95% एक्स्ट्रा ऐड करके आती है। ये भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, ये खासियत है, और वो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है जिस इलाके के अंदर हमारा लीडर बोलेगा उस इलाके की जनसंख्यक जो माहौल है वो उस पर डिपेंड करता है, और वो उस मौके पर बयान दिया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है वो इलाका चूज करके, लीडर चूज करके, कैंडिडेट को चूज करके। जैसा बिहार यूपी में होता है उसी तरह के हथकंडे यहाँ पर हैं, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। जिसको मौका मिलता है वो दूसरे पर अटैक करता है। और ये जो अटैक था ये उस इलाके में था जो आधा कश्मीरी बोलता है और आधा पहाड़ी और डोगरी सभी लैंग्वेज बोलता है, और वहाँ पर कश्मीर का प्रभाव भी है लोगों के भीतर। तो ये वहां पर एक स्टीक जवाब जो है अनुराग ठाकुर ने दिया है। तो जम्मू से निर्मल सिंह जी ने उमर पर प्रहार बोला है, इसका भी असर होगा आपको लगता है? देखो, जम्मू में फायदा लेने का मतलब था ये। देखो, अनुराग ठाकुर ने किश्तवाड़ के अंदर कश्मीरी जो मूल का थोड़ा बहुत तबका है उनको ये बता दिया है कि हम किसके साथ हैं। और जम्मू में जिस तरह से श्यामलाल शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी को पकड़ा, और कल जो है आज जो है वो डॉक्टर निर्मल सिंह ने उमर को पकड़ा। तो ये एक स्ट्रैटेजिक तरीके से काम चल रहा है। बीजेपी की जो कमेटीज बनी हुई हैं, जो इनका एक अगर कहा जाए कि एक आइडियोलॉजिकली इंटेलेक्चुअल ग्रुप है जो इलेक्शन के दिनों काम करता है, वो इसमें महारत हासिल, और खास तौर पे मीडिया सेंटर बनाए इसलिए कि वेट करो कौन क्या बोल रहा है और फिर काउंटर अटैक करो। और बंद कमरे में स्ट्रैटेजी बनती है लीडरों के साथ, और बंदे अपॉइंट कर दिए जाते हैं कि ये बंदा फलां जगह, ये बंदा फलां जगह, और ये इसको घेरेगा, ये इसको घेरेगा, और लोगों के अंदर मैसेज पहुंच जाता है। और अब हम नौशहरा चलते हैं, नौशहरा की बात करते हैं। नौशहरा में आज कुर्ता फाड़ प्रचार हुआ। कुर्ता फाड़ प्रचार का मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता दूं,
जनवरी 2017 में एक वीडियो वायरल हुआ था राहुल गांधी का। वो उत्तराखंड में एक पब्लिक रैली में कुर्ते से उन्होंने अपनी जेब से हाथ बाहर निकाला और उनकी जेब फटी हुई थी और वो टारगेट कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, महंगे सूट पहनते हैं, बहुत लेविश उनका लाइफस्टाइल है और मेरी हालात देखिए कि मेरी कुर्ते की भी जेब फटी हुई है। मगर राहुल गांधी को बीजेपी का कोई नेता फॉलो करेगा ऐसा लगता नहीं था, मगर आज 6 साल बाद उसी चीज को सेम तरीके से फॉलो किया बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना ने। रविंदर रैना वैसे भी बहुत मशहूर हैं इस तरह के बयान, वीडियोस और अपने हास्य अंदाज के लिए। तो आज उन्होंने जैसे ही नॉमिनेशन फाइल किया उसके बाद पब्लिक से मुखातिब हुए और अपनी पब्लिक के बीच में अपना कुर्ता फाड़ के हाथ बाहर निकाल के कह दिया कि देखिए मैं तो फक्कड़ फकीर हूं और फकीर का क्या है, जिस तरफ गए वहीं के हो गए। तो अब इसका मतलब क्या था? अपने लोगों को यह बताने की क्यों जरूरत पड़ गई कि मैं फकीर हूं? वो तो पता होना चाहिए लोगों को। रहने वाले आप नौशहरा के विधायक थे, हाँ। आपने वहां चुनाव जीता है, उसके बाद यहां पर उपराज्यपाल प्रशासन आ गया, लेकिन उससे पहले आप विधायक थे और आपने अपने इलाके के लोगों के लिए क्या किया है लोगों को ये जानना है। आपने विधायक रहते हुए सैलरी आपने नहीं ली, कहा कि मेरी सैलरी सारी एक ट्रस्ट को जाती है। ठीक है, आप संगठन से जुड़े हो, आरएसएस के नेता हो, आपके पास पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन आप जब कुर्ता फाड़ के वहाँ पर किसी लीडर की कॉपी करके बताओगे तो लोगों को पता चल जाता है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं पवन जी कि कोई, वैसे हम मेरी जानकारी में नहीं है कि आज तक कोई रविंदर रैना पर आरोप लगे हों कि उनके पास बहुत पैसा है या प्रॉपर्टी है, मगर उनको अपने ही घर में ये बताने की जरूरत क्यों पड़ गई कि मैं फकीर हूँ, ये समझ नहीं आ रहा। देखो, रविंदर रैना के पास प्रॉपर्टी है या नहीं वो जांच का विषय हो सकता है उनके पास ना हो, हम तो देखने गए नहीं है, लेकिन परिवार के पास तो है, परिवार के पास तो है, और वो कितनी है कितनी नहीं वो तो एक अलग इशू है। लोगों को सब पता होता है ना, तो फिर वहाँ पर कुर्ते से हाथ निकाल के मैं फक्कड़ फकीर हूँ तो वो चीज़ें तो लोगों को पता होती है। आप बताना क्या चाहते हो लोगों को कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि लोग कह रहे थे रविंदर रैना ने बहुत पैसा कमा लिया जी, रविंदर रैना के पास बहुत पैसा है, और आपने उसका जवाब इस तरह दिया कि मेरे पास तो है ही कख नहीं। इट मीन्स कि आपके ऊपर आरोप लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का एक वीडियो सामने आया कि वो अपनी टोपी उतार कर जनता से वोट मांगते हुए नजर आए कि मेरी इज्जत और टोपी आपके हाथ में है, आज रविंदर रैना ने अलग अंदाज अपनाया और कुर्ते की जेब में से हाथ बाहर निकाल कर कहा कि मैं तो फकीर हूं, तो आपको जहां जाता हूं वहीं का हो जाता हूं। शायद ये भी बताने की कोशिश हो सकती है कि 5-6 साल में आपके बीच कम रहा, जम्मू रहा, तो जहां गया वहां का हो गया, तो इसलिए वापस आ गया हूं, अब आप वोट देकर जिताकर मुझे यहां से विधायक बनाकर भेजिए। खैर, कैंपेन अब शुरू हो चुकी है और ऐसे कई सारे वीडियो आपको देखने में मिलेंगे। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग खबर पर हम बात करेंगे। ताराचंद फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर स्पीकर, आप सभी लोग उनको बेहतर जानते होंगे। 12 साल वो पावर में रहे, फिर गुलाम नबी आज़ाद के बहुत चहेते और ब्लू आइड बॉय माने जाते थे और गुलाम नबी आज़ाद जैसा कहते थे वैसे ताराचंद करते थे। ये कांग्रेस में भी और राजनीति में भी बहुत मशहूर था। फिर एक समय आया कि 2022 में जैसे ही गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी, ताराचंद उनके साथ खड़े नजर आए डीपीएपी में। फिर कुछ ही महीने बाद खबर आई कि ताराचंद वापस आ गए हैं और ताराचंद ने कांग्रेस वापस ज्वाइन कर ली। ताराचंद को आज तक कांग्रेस ने उन्होंने जो मांगा सब दिया और सब कुछ मिला भी, मगर किसी समय में सियासत में उनको लाने वाले, यानी कि उनको छंब से अखनूर तक पहुंचाने वाले उनके जो नेता थे वो थे मदन लाल शर्मा, फॉर्मर एमपी, अब दिवंगत हैं। उनका बेटा सतीश शर्मा ताल ठोक रहे हैं, अब टिकट ओपन हो चुकी है छंब से, मगर आज भी कांग्रेस में ये बाजी अटकी हुई है कि ताराचंद एडामेंट हैं कि वो छंब से ही चुनाव लड़ेंगे और वहां से अखनूर शिफ्ट नहीं करेंगे। अखनूर चाहे अब रिजर्व हो चुका है। बाकी सारी टिकट्स में भी पेच अटके हैं, मगर सबसे ज्यादा पेच छंब में ही अटका हुआ है। हालांकि बाहू और साउथ में भी कुछ ऐसा है, मगर यहां फिर भी नेताओं की बातचीत चल रही है। तो आखिर ये कांग्रेस में इतनी एडामेंसी पुराने नेताओं में क्यों है, और कारण भी ये वो लोग जो कभी पार्टी को छोड़ के गए फिर वापस आए। देखिए, इसमें नेतृत्व का बदलाव जो है वो मेन कारण है जी। पहले बकार सुलबानी थे, उनको पता था कौन सा लीडर कहाँ कहाँ पर फिट है, लेकिन तारिक अहमद करा के आते ही शफलिंग हो गई। ताराचंद, रमन बल्ला, ये दोनों टॉप लीडर जम्मू डिवीज़न के वो सामने हो गए।
और अब जो खबरें आ रही हैं कि खौड़ का जो इलाका है, ये आपको बता दें कि खौड़ में सिर्फ राजीव शर्मा के जाने से वहाँ पर अभी तक प्रोटेस्ट नहीं रुक रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ में लोगों की कल से डिमांड ये भी शुरू हो गई है कि यहाँ पर पुराना नेता नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ये 30 साल 35 साल सीट रिजर्व रही तो एक ही कम्युनिटी के पास रही। अब इतने सालों के बाद ओपन हुई है तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमारा भी हक बनता है कि यहाँ से हमारा विधायक जीत के जाए। और अब यहाँ पर आप देखिए, आज जो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाते में सबको पता चल चुका है कि ताराचंद खौड़ में लड़ेंगे, अखनूर में कोई और लीडर आएगा। तो कल हो सकता है कि खौड़ में सतीश शर्मा जो कांग्रेस के एक युवा नेता हैं और मदन लाल शर्मा MP जो रहे हैं दिवंगत, उनके बेटे हैं सतीश शर्मा, और कहीं वो रोड के ऊपर लोगों को लेकर निकल गए तो फिर स्तंभ की स्थिति कुछ और हो जाएगी। बिल्कुल ये सही बात है। और कहीं बात बड़ी ये है पवन जी, जो हम जहाँ तक बात करते हैं लोगों से, सबसे अच्छी बात यह है कि नेता चाहे आपस में लड़े, जनता एकजुट है। छंब की जनता एकजुटता आवाज से ये कह रही है कि हमारा पिछले सालों से अगर किसी ने हाल पूछा 2-3 सालों में तो वो सतीश शर्मा ने पूछा, और वो लड़का हमारे बीच रहा। फिर वो कम्युनिटी या जाति कोई भी हो, हर शख्स जो है उनकी बात कर रहा है। तो हम बात लेकिन टिकट देने की नहीं कर रहे, नेता की कर रहे हैं कि नेता को होना। देखो, इसमें एक चीज और भी दीपक है कि बीजेपी की टिकट राजीव के पास जाने के बाद जो विरोध हुआ है वो नरेंद्र सिंह भाऊ जो युवा चेहरा है, जो वो भी वहीं के रहने वाले थे, लोगों के साथ रहे, उनका अपना वोट है, उसका बहु बरादरी के साथ साथ आम लोगों का, ब्राह्मण कम्युनिटी का बहुत ज्यादा वोट उनके साथ है। क्योंकि लोगों को इस बार उम्मीद थी कि ओपन हुई है तो कोई लोकल आएगा, अपना आएगा, उसको हम वोट देंगे। यही बात आ गई। आज हमने दिन में जो खबर भी की थी कि आखिर हाई कमांड क्यों नहीं समझ रही हैं जमीनी समीकरण, कि जमीन पे हालात क्या हैं, कौन वहां काम कर रहा था, ये समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और आगे अब चलते हैं उमर अब्दुल्ला पर वापस। उमर अब्दुल्ला साहब गांदरबल के साथ साथ अब बड़गाम से भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और कहीं ना कहीं दिल के अंदर कोई खतरा सता रहा है, या फिर उमर साहब को ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो दोनों सीट्स जीतेंगे, उसके बाद फिर कहीं और किसी को भी लड़ा दें। ये इस पे क्या खास बात है, क्या लगता है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की बात तो मुझे नहीं लगती। यहाँ पर यह है सेफ साइड देखना कि दोनों जगह लड़ लीजिए, दोनों लड़ लीजिए, एक तो एक जीतेंगे। और बड़गाम में इसलिए किस्मत आजमाई जा रही है कि शिया वोटर है बड़गाम में, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो एक पुराना उनका रिश्ता रहा है। और गांदरबल में भी कोई स्थिति ऐसी है कि कहीं जो वोट खिसक न जाए, इसलिए रिस्क नहीं ले रहे। वो अब जो है 2 जगह पे ट्राई हो रही है कि कम से कम एक जगह से अगर जीत गए तो दावेदारी के प्रमुख रहेंगे, नहीं तो यहाँ पर MLC वाला कोटा तो है नहीं, तो किस कैटेगरी से अंदर घुसाएंगे? जो हारा हुआ लीडर है तो चीफ मिनिस्टर कैसे बनाएंगे? हाँ, नॉमिनेशन हो सकती है, वो अलग की विषय है कि आपके पास कितने नंबर्स आते हैं सरकार बनाने में, लेकिन हार जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, अब वो नहीं चाहते हैं कि वो टैग फिर से लगे, इसलिए 2 पे है। उमर अब्दुल्ला अकेले ऐसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी तीनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चुनाव ही नहीं लड़ रहे। तो ऐसे में अगर आपको याद होगा, उमर अब्दुल्ला ने 2014 में भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 सीट वो हार गए थे और गांदरबल से जीतकर वो असेंबली में आए थे और लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे PDP BJP सरकार के समय में। उमर अब्दुल्ला इस बार भी अपनी सेफ साइड देखने के लिए दूसरी जगह से चुनाव लड़ेंगे। जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, राजनीति का मजा बढ़ता जा रहा है और काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आ रही हैं हर रोज। अब कल की बात करें तो कल का चुनावी चालीसा बहुत कुछ निर्भर करेगा बीजेपी के मैनिफेस्टो पर। कल अमित शाह जम्मू पहुंच रहे हैं, हमने आपको पहले ही उनका डिटेल प्रोग्राम बताया है, और वो सीधे बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। उसके बाद वो RSS के दफ्तर जाकर संगठन के लोगों से बैठक भी करेंगे, और कल के दिन में बाकी जो हलचल रहेगी वो हम आपको बताएंगे। और चलते चलते फिर वही कह के जा रहे हैं, कल अगर बीजेपी और कांग्रेस की सूची आ गई तो वो भी आपके तक पहुंचाएंगे, मगर ये कल पिछले 5-6 दिनों से आ नहीं रहा, कब आएगा तो तभी ये आज हो जाएगा। तो इसलिए आज चुनावी चालीसा में इतना ही। मेरी टीम और मुझे इजाजत दीजिए, लगातार देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज। कई सारे प्रोग्राम चुनावों से जुड़े हुए अलग अलग हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम के कुछ युवा पत्रकार फील्ड में भी सारा दिन रहते हैं, कोशिश करेंगे आपको चुनाव के अलग पहलू दिखाने की भी। बहुत धन्यवाद।